रिया अपनी माँ सीता और अपने पिता राघव के साथ रहा करती थी। रिया शादी लायक हो रखी थी, लेकिन रिया से कोई शादी नहीं करना चाहता था। उसकी वजह थी रिया की छोटी हाइट। उसकी छोटी हाइट की वजह से ही उसको कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी माँ सीता के साथ बाजार जाती है, जहाँ रिया को उसकी एक सहेली राधा मिल जाती है। उसको देख रिया बोलती है, अरे राधा, तू और तेरी शादी कब हुई? अरे रिया, मैं तो यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और बस अभी कुछ ही महीने पहले हमारी शादी हुई है। मेरी शादी गांव में हुई थी ना, इसलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया। कोई बात नहीं। और बता, जीजू कहाँ है? वो तो बस सामान ले रहे हैं। वैसे तू बता, कब शादी कर रही है? पता नहीं राधा, मैं शादी कब कर रही हूँ। लगता है मेरे लिए कोई लड़का बना ही नहीं है। पर तू ऐसे क्यों बोल रही है रिया? तू तो जानती है ना कि मेरी हाइट कितनी कम है, और हाइट की वजह से ही मैं। अरे तू उदास क्यों हो रही है? और रही बात शादी की, तो इतने सारे ऐप आते हैं, तो उनको डाउनलोड कर ले और अपने लिए एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। लेकिन राधा की बात रिया की माँ सीता के दिमाग में छाप छोड़ देती है, और जब वो अपने घर जाती है तब इस बारे में सीता अपने पति से बोलती है। अजी, मैं क्या कह रही थी कि अपनी बेटी रिया के लिए कोई लड़का तो मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना हम शादी.com से अपनी रिया के लिए लड़का देखें। वहाँ पर अच्छे अच्छे घर के रिश्ते आते हैं और कोई फेक रिश्ता भी नहीं होता है। तुम पागल हो? मैं ऑनलाइन अपनी बेटी की शादी किसी ऐप से नहीं करूँगा, समझी तुम? और वैसे भी मैंने अपने एक दोस्त से अपनी बेटी रिया के लिए बात की है, और उसका लड़का यूके से पढ़कर आ रहा है, और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। और तो और सबसे बड़ी बात ये है, उन्हें हमारी रिया पसंद है। तो कब आ रहे हैं आपके दोस्त हमारी रिया को देखने के लिए? बस अगले 2 दिन बाद उनका बेटा रोहित आ जाएगा, और अगले हफ्ते वो हमारे घर पर आ जाएंगे। इतना बोलकर राघव अब वहाँ से चला जाता है, और इस बात से खुश सीता कि अब उसकी लड़की की शादी हो जाएगी, वो अपनी बेटी के पास जाती है और सारी बात बता देती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, और एक हफ्ते बाद राघव के घर राघव का दोस्त आता है और अपने बेटे का रिश्ता रिया से पक्का कर देता है। एक तरफ तो रिया के घर में खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राघव के दोस्त भोला के घर में बवाल मचा हुआ था, क्योंकि भोला के बेटे रोहित को रिया बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, जिसके चलते वो घर आकर अपने पिता से बोलता है, पिताजी, आपने क्या सोचकर मेरी शादी उस बोनी से फिक्स करवाई है? आपने मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं शादी करना भी चाहता हूँ कि नहीं चाहता उससे। और रोहित, देख, तू मेरी बात सुन। मैंने अपने दोस्त को जुबान दी है कि अगर मेरे बेटे की शादी होगी तो उसकी ही बिटिया से होगी, इसलिए अब तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। रोहित कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ रोहित और रिया की शादी हो जाती है। शादी की रात जब रिया अपनी सेज पर बैठी होती है, तब रोहित आता है और रिया से बोलता है, देखो रिया, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, समझी तुम? और ना, तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ दुनिया के लिए है। पर्सनली ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ, ना तुम मुझे जानती हो। पर क्यों रोहित जी? अगर ऐसा ही था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मजबूरी का नाम सुना है? अगर सुना है ना तो बस वही समझ लो। मैंने ना मजबूरी में तुमसे शादी करी है। मैं अपनी माँ को बचपन में खो चुका था और अब मैं अपने पिता को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी करी है। इतना बोलकर अब रोहित वहाँ से चला जाता है। रोहित की ऐसी बेरुखी देख रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह उसकी मुंह दिखाई थी, और मुंह दिखाई के लिए रिया काफी अच्छे से सजकर बैठ जाती है। लेकिन जब वो शीशे में खुद को देखती है, तब वो दुखी होते हुए खुद से बोलती है, मेरे इतने सजने का क्या ही फायदा है जब मेरी हाइट की वजह से मेरे पति रोहित को हर जगह एम्बैरेस फील हो। क्यों ना मैं आज अपनी मुंह दिखाई पर हाई हील्स पहन लूं। इस कारण से रोहित जी को शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी और मेरी हाइट भी अच्छी खासी दिखेगी। ये सोचकर कि उसकी हाइट अच्छी दिखेगी, रिया अब 6 इंच की हील पहन लेती है। और अब जब रिया हील्स पहनकर हॉल में आती है, जैसे तैसे रिया खुद को संभालते हुए हॉल में तो चल लेती है, लेकिन जैसे ही उठकर वापस जाने लगती है, वैसे ही वो खुद को हील्स में संभाल नहीं पाती और गिरने ही वाली होती है। तभी रोहित उसको गिरने से बचा लेता है और वो अब रोहित की बाहों में गिर जाती है। लम्हा रिया के लिए बड़ा ही रोमांटिक था, लेकिन रोहित उसको गुस्से में धीरे से बोलता है,
जब तुम्हें पता है कि तुम बोनी हो, छोटी हो, तो तुम्हें इतनी लंबी हील्स पहनने की क्या जरूरत है? तुम खुद को क्या समझती हो कि तुम हील्स पहन के लंबी हो जाओगी, मेरे बराबर आ जाओगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम भले ही इस घर में ना बड़ी बहू हो, लेकिन कद में ना तुम हमेशा छोटी ही रहोगी। इतना बोलकर रोहित उसको खुद से अलग कर देता है और वहाँ से चला जाता है। मुंह दिखाई का फंक्शन चल ही रहा था, तभी रोहित का एक दोस्त दीप अपनी पत्नी के साथ रोहित के पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ दोस्त, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। और तू बता, तू कैसा है? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तू यहाँ था नहीं, इसलिए मैं अपनी शादी में नहीं बुला पाया तुझे। यह है मेरी लाइफ और मेरी वाइफ रागनी। नमस्ते भाभी। नमस्ते रोहित। वैसे हमारी तुम्हारी मुलाकात तो हो गई, लेकिन तुमने अपनी पत्नी से हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। उसको तो मैं खुद ही देखना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों से क्या मिलवाऊं? लेकिन क्यों? अरे उसका कद देखा है कभी? कहाँ मैं कहाँ वो। उसकी बात सुनकर रागिनी को बहुत दुख होता है और वो रोहित को जवाब देते हुए बोलती है, रोहित, तुम यूके से पढ़कर आए हो ना? हाँ, क्यों? नहीं, बस ये सोच रही थी कि जो इंसान बाहर से अपनी स्टडी कंप्लीट करके भी इंडिया आकर इस तरह की सोच रखता है, तो उसका पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एक्सक्यूज मी भाभी, आप मेरी स्टडी पे उंगली नहीं उठा सकती हो। और आपके कहने का मतलब क्या है? रोहित, इसके कहने का मतलब यह है कि तू बाहर पढ़ के आने के बाद भी रंग रूप कद काठी में भी भेदभाव रखता है। अरे किसी का रंग रूप कद काठी नहीं, बल्कि उसका दिल देखना चाहिए। उसका दिल कैसा है? अगर उसका दिल साफ है तो उस जीवन साथी की कदर करनी चाहिए। खैर, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें देर हो रही है। इस तरह से अब दीप और रागिनी वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई का फंक्शन भी खत्म हो जाता है। यूं ही समय बीतता है और एक दिन अचानक सीढ़ियों से उतरते हुए रोहित का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से गिर जाता है और उसके पैरों में मसल फ्रैक्चर आ जाता है और डॉक्टर उसको 1 महीने का बेड रेस्ट दे देते हैं। जिसके बाद रोहित के घर आने पर रिया शिद्दत के साथ रोहित की देखभाल करती है। उसकी ऐसी केयर देख कहीं न कहीं रोहित के दिमाग में दीप और रागिनी की बात चल रही थी और वो रिया को देख मन में बोलता है, सही कहा था दीप और उसकी वाइफ ने, कद और काठी से ना हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोगों को हमारे जीवन साथी का दिल देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो हमारा साथ देने वाला है भी या नहीं। ये सब सोचकर रोहित अब उदास रहने लगा। उसको इस तरह से उदास देखकर रिया को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उसको हंसाने के लिए उसके पास जाती है और खुद झूठी हंसी के साथ उससे बोलती है, रोहित जी देखो, भले ही आप बैठे हुए हो, पर मैं आपके बराबर ही आ गई। बाकी बॉनी और नाटी बीबी तो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है और अब तो आप भी मुझे मेरी छोटी हाइट को लेकर चिढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके बराबरी में खड़ी हूँ। रिया, मैं जानता हूँ तुम मुझे ये हंसाने के लिए कह रही हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें अंदर से कितना बुरा लगता होगा जब तुम्हें कोई बोना या नाटा बोलता होगा। तुम्हें पता है, आज ना मुझे अपनी कही हुई उस बात पर दुख हो रहा है जो भी मैंने तुम्हें गुस्से में कहा है, लेकिन अब मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अब ना तुम चाहे नाटी हो चाहे बोनी हो, मेरी तो हमेशा पत्नी ही रहोगी। उसकी ये बात सुनकर रिया को बहुत अच्छा लगता है और वो उसके गले लग जाती है। गले लगने के साथ ही अब रोहित उससे मजाक करता है, रिया, हम दोनों की जोड़ी तो बहुत अनोखी है, लेकिन हमारे बच्चे ना मेरे ऊपर जाने चाहिए। हाँ, उसकी इस बात से रिया हंसने लगती है। मालती एक बहुत ही सुंदर औरत थी। मालती का एक ही बेटा था जिसका नाम था कौशल। कौशल भी अपनी माँ की तरह बड़ा ही रूपवान था। कौशल को अपने ही ऑफिस में काम करने वाली सुपर्णा नाम की लड़की, जो कि सावली थी, उसे बहुत प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन कौशल सुपर्णा से बोलता है, सुपर्णा, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, हम दोनों शादी कर लेंगे। पर तुम एक बार अपनी माँ से बात तो कर लो। तुम जानते हो ना कि मेरे सावले होने की वजह से हर कोई मुझे मना ही कर देता है। वो तो पता ही नहीं है कि कैसे तुम मुझे इतना प्यार कर बैठे हो। अपनी माँ से पूछ लो एक बार। यार, माँ से क्या ही पूछना, अब मैं काबिल हो चुका हूँ तो शादी कर लेते हैं ना। और माँ का क्या है, वो 2-4 दिन ड्रामे करेगी, उसके बाद तो एक्सेप्ट कर ही लेगी, और कुछ होगा ना तो मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है कौशल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुपर्णा की बात सुनकर कौशल उसे गले से लगा लेता है। ऐसे ही अगले दिन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कौशल सुपर्णा को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। मालती सुपर्णा को अपने बेटे की बीबी के रूप में देखकर कड़कड़ाती बिजली की तरह बोलती है, कौशल, ये सब क्या है? माँ, मैं जानता हूँ आपको थोड़ा झटका लगा है,
लेकिन सुपर्णा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। अरे शादी ही करनी थी तो किसी ढंग की लड़की से करता ना। शक्ल देख जरा इस लड़की की। अरे शक्ल तो फिर भी बाद में देखें, रंग तो देख इस लड़की का। अरे अपना रंग देख, कैसा चमकता चांद है, और इसे देख अमावस की काली घनी रात। अरे क्या बोलेंगे लोग, गोरी सास की काली बहू। हाय, यही ताना तो सुनने के लिए मेरा जीवन बचा है क्या। माँ अभी ना कैसी बातें कर रही हो, आज के जमाने की हो, आज के जमाने में जियो ना, पुराने जमाने के रीति रिवाज लेके बैठी रहती हो आप भी। अरे सुपर्णा अब इस घर की बहू है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भी मानो, लेकिन मानना तो पड़ेगा आपको कि ये आपकी बहू है। इतना बोलकर कौशल सुपर्णा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। वक्त गुजर रहा होता है। सुपर्णा अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम कर रही थी, पर मालती को अब भी पसंद नहीं थी वो। ऐसे ही एक दिन मालती घर पर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी सुपर्णा हाथों में शरबत की ग्लास लिए मालती और उसकी सहेलियों के पास आती है। तभी सहेलियों में बैठी मालती की एक सहेली अनीता बोलती है, तुमने बताया नहीं मालती कि तुमने नई नौकरानी रख ली है, कितनी तनख्वाह लेती है? मुझे भी एक नौकरानी की जरूरत है यार। माफ करिए आंटी जी, लेकिन मैं उनकी नौकरानी नहीं और मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा नाम सुपर्णा है। OMG मालती, तेरी बहू, इतनी गोरी सास की इतनी काली बहू। मालती, तू तो कहती थी कि बहू खुद से भी सुंदर लेके आएगी, तू तो हीरा के सपने दिखा के कोयले से मिलवा रही है। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरी बेइज्जती करवाओगी क्या। जाओ यहाँ से और काम करो अपना, और दोबारा मेरे सामने मत आना। इतना कहकर मालती सुपर्णा को वहाँ से भगा देती है और बोलती है, मेरे बेटे की अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे, जिस काली कलूटी से कोर्ट मैरिज करके इस घर में कलंक ले आया। सच कहती हूँ, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है मेरा तो जीवन नरक हो गया। जब जब मैं इसका ये काला चेहरा देखती हूँ ना, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। कहाँ मैं इतनी सुंदर और मेरा बेटा बिल्कुल मुझ जैसा, और ये काली। लाइट बंद कर दो तो दिखे ही ना। देख, कल को कहीं पोता या पोती होंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, बिल्कुल जेब्रा के जैसे। वाह मालती, तेरी भी क्या जोड़ी है, गोरी सास और काली बहू की। अनीता की बात सुनकर किटी पार्टी में बैठी हुई मालती की सारी सहेलियां उसका जमकर मजाक बनाती हैं। कुछ देर बाद किटी पार्टी खत्म होती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मालती गुस्से में सुपर्णा को आवाज देती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के सामने आने की। मेरी सारी किट्टी पार्टी का मजा खराब कर दिया, और जो मेरी बेइज्जती करवाई वो अलग। गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है। आपने अपने हाथों से अपनी बेइज्जती करवाई है। आप तो हमेशा ही मेरे रूप की निंदा करती हैं, पर कम से कम लोगों के नजरों में तो मेरी इज्जत करें। बकवास बंद करो। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लूं? कभी भी नहीं। तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे मैं तुम्हें कहीं अपने साथ लेकर जाऊं तो लोग मेरा ही मजाक बनाएंगे कि गोरी सास की कितनी काली बहू है। अरे हीरा और कोयला कभी भी एक साथ अच्छे नहीं लगते हैं। कोयला कोयला ही होता है, समझ गई? तुम इस धोखे में कभी मत रहना कि तुम जैसी काली लड़की को मुझ जैसी गोरी सास मिल जाएगी। इतना कहकर मालती पैर थमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। कुछ तो मालती वैसे ही सुपर्णा को उसके रंग की वजह से पसंद नहीं किया करती थी। बची कुची कसर उसके आस पड़ोस वाले ने उसे भड़काकर पूरी कर दी थी, जिस वजह से सुपर्णा कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, पर मालती के लिए वो कभी भी सही नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन सुपर्णा अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी कौशल उसके पास आता है और उसे रोता हुआ देखकर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? होना क्या है, माँ जी को तो अपनी सुंदरता का ना जाने कितना घमंड है। वो हमेशा ही अपने सुंदर होने का और मुझे मेरे काले होने का ताना मारती रहती हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं गोरी सास की काली बहू हूँ? मैं तो हर चीज उनके लिए अच्छी ही करती हूँ, पर वो मुझे कभी अपना नहीं मानती। सुपर्णा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर कौशल सुपर्णा को गले से लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। सुपर्णा बहुत अच्छे से सारा घर साफ करती है और पूरे घर की एकदम अच्छे से सजावट करती है। तभी वो देखती है कि मालती हाथों में फेशियल किट लिए हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी सुपर्णा अपनी सास को रोकते हुए बोलती है, माँ जी आप फेशियल करवाने जा रही हैं? तुमसे मतलब? माँ जी अगर आप जा रही हैं तो मुझे भी लेकर चलिए ना, मैं भी अपना ब्लीच और फेशियल करवा लूंगी। वैसे भी दिवाली की सफाई में काफी डस्ट जम गया है फेस पर। सुपर्णा की बात सुनकर मालती जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, लगता है घर की सफाई के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की भी सफाई हो गई।
एक बात बताओ, भैंस को जितना मर्जी नहला लो वो काली की काली ही रहती है, इसीलिए तुम कितना भी फेशियल ब्लीच कर लो रहोगी तो काली की काली ही। तुम कभी भी अपनी सास का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे ही मालती इतराती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एक सस्ते से पार्लर वाली घर पर आती है और मालती का ब्लीच फेशियल करना शुरू कर देती है। करीबन 1-2 घंटे के बाद पार्लर वाली चली जाती है और मालती अपने कमरे में आराम करने लगती है। तो वो अपना चेहरा शीशे में देखकर जोर से चिल्लाती है। उसका चेहरा बहुत बुरे तरीके से सूजा हुआ था, साथ ही उसके चेहरे पर मोटे मोटे गंदे दाने निकल आए थे। अपनी सास की आवाज सुनकर सुपर्णा भागकर अपनी सास के कमरे में जाती है और उसके चेहरे की हालत देखकर बोलती है, ये सब कैसे हो गया? आपका चेहरा, ये इतने सारे दाने कैसे? माँ जी, आपने कल फेशियल करवाया था ना, ठीक से चेक नहीं किया था क्या आपने? मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कैसे हो गया मेरा सुंदर चेहरा खराब? ऐसे ही बोलते बोलते मालती बेहोश हो जाती है। अपने चेहरे का ये हाल देखकर मालती को काफी गहरा सदमा लगता है। सुपर्णा जल्दी से अपनी सास को अस्पताल लेकर जाती है। होश में आने पर मालती रोते हुए बोलती है, ये सब क्या हो गया? कहाँ मुझे चांद जैसा चमकना था, जरूर मेरी बहू की बद्दुआ ही लगी होगी, मेरे चेहरे पर वही जलती थी। मालती इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ से सुपर्णा पार्लर वाली के साथ आती है और बोलती है, आपके इस चेहरे की वजह मैं नहीं हूँ, बल्कि आपकी वो पार्लर वाली है जिसपे आपने अंधा भरोसा कर इतने पैसे दिए और अपना फेशियल करवाया, जिसके प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं थे, एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज किए हैं उसने, जिससे आपका चेहरा का ये हाल हुआ है। अपनी बहू पे तो जरा भी भरोसा नहीं है, लेकिन बाहर वालों पे तो आपको पूरा भरोसा है। अब आपने खुद का हाल देखा है क्या कर लिया है? सुपर्णा के बोलने के बाद वो पार्लर वाली खुद अपने मुंह से सारा सच बयां करती है कि किस तरह ब्लीच करवाते वक्त मालती की बंद आंखें थी तो उसने प्रोडक्ट्स की हेरा फेरी कर दी थी। पार्लर वाली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसकी बहू बोलती है, माँ जी आप चिंता मत करिए, आपका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, भरोसा रखें मुझ पर। कुछ देर बाद सुपर्णा मालती को लेकर घर आ जाती है और उसके बाद सुपर्णा मालती के चेहरे पर होम रेडीमेड बनाकर लगाना शुरू कर देती है। बीते दिनों के साथ उसकी सास का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद से उसकी सास अपनी बहू से नफरत नहीं करती और उसके साथ प्यार से रहने लगती है।